आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईडी ने राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस के मुद्दे को लेकर तलब किया है। तब से देश भर में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। उसी के विरोध में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में राजभवन तक पैदल मार्च करने वाले हैं। इस मुद्दे को लेकर देश के कई शहरों में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। वहीं मुख्यमंत्री भी धरना प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली गए थे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस के मुख्यालय एआईसीसी दफ्तर में किए गए लाठीचार्ज, मोदी सरकार की बर्बरता के खिलाफ और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के साथ लगातार की जा रही ईडी की अभद्रता के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज दोपहर 10:30 बजे अम्बेडकर चौक में धरना दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम इस धरने में उपस्थित रहेंगे। उसके बाद कांग्रेस जन राजभवन तक मार्च करके महामहिम राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल जांजगीर चांपा अंतर्गत बालक राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े लोगों को सम्मानित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल शाम 7 बजे राजधानी के पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में आयोजित जगार 2022 के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 1 जून से 15 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 2.95 करोड़ रुपए भुगतान, गौठान समितियों को 4.69 करोड़ और महिला समूहों को 3.16 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 272 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियां अब समाप्त हो चुकी है। आज से प्रदेश के सभी स्कूल भी खुल गए हैं। मुख्यमंत्री आज शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री बटन दबाकर 4 नक्सल प्रभावित जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में लंबे समय से बंद 260 स्कूलों को फिर से शुरू करेंगे। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल और शिक्षा संस्थानों को बंद रखा गया था, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा था। वहीं शिक्षा विभाग ने व्यवस्था दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी दिए थे। इधर गर्मी के मद्देनजर कई निजी स्कूल 20 जून से प्रारंभ होंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने बोरवेल के गड्ढे में फंसे राहुल साहू के सफल रेस्क्यू होने के बाद अस्पताल में उससे मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े ही रोचक ढंग से दोनों राहुल की तुलना की और बताया कि कैसे दोनों की राहुल बेहद साहसी और हिम्मत वाले हैं और जैसे राहुल साहू बोरवेल के गड्ढे में फंसे हुए हिम्मत दिखाते हुए वहां से जिंदा बाहर आ गया है, ठीक वैसे ही दिल्ली के राहुल गांधी भी बेहद हिम्मती और बहादुर है और ईडी की कार्रवाई से जल्दी ही वे बाहर नजर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब गुजरात की भी टीम आई हुई थी, कटक की भी टीम यहाँ पहुंची थी, एनडीआरएफ के, एसीसीएल के, बीएचई के, जितने भी टीम मुख्यमंत्री जी टीम थी वहाँ। सीएम साहब, आज आपने 2 राहुल का जिक्र किया। दोनों ही राहुल जो है असहाय प्रतीत होते हैं, कैसे समस्याओं से निकालेंगे उन्हें? दोनों राहुल बहुत साहसी है। 4 घंटा कोई आप लिख तुम 5 मिनट अकेले रह जाए, फंस जाए आप पसीना से हो जाएंगे। वही 4 घंटा रहे, उससे बड़ा साहसी मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा नहीं मिलेगा। दिल्ली वाले राहुल का क्या? और वो राहुल जी देखिए, कल एआईसीसी में आए थे, 11 घंटा उसे पूछताछ हुई, देर रात तक पूछताछ हुई, लेकिन उस चेहरे में एक शिकन नहीं था। वो भी राहुल साहसी है। जैसे ये राहुल निकल के आए हैं, वो राहुल भी उभर के आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
जसपुर जिले में गांजा तस्करी करते 3 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एक एसयूवी कार भी जब्त किया है। 105 किलो गांजा ओडिशा से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। जब्त गांजे की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की टीम चेक पोस्ट पर हर एक वाहनों की चेकिंग कर रही है। पुलिस को बुधवार को ओडिशा से भारी मात्रा में गांजे की तस्करी कर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ले जाने की सूचना मुखबिर से मिली थी। इसी आधार पर तपकरा पुलिस ने इस तस्करी को नाकाम कर दिया है। एक सफ़ेद रंग का स्कॉर्पियो क्रमांक UP 62 MB 8990 गाड़ी आई, जिसे बैरियर में चेक करने के लिए रोका गया, पर वह गाड़ी न रुकते हुए गाड़ी को स्पीड से बढ़ाकर सिंगी बहार जंगल की रास्ता की ओर भगाते ले गया था। संदेह होने पर स्टाफ थाना में सूचना दिए। उसके बाद पूरा थाना स्टाफ के गए और उस जंगल सिंगी बहार जंगल में घेराबंदी कर पता तलाश किए तो एक आम झाड़ के पास गाड़ी को छुपाकर रखे हुए थे और आरोपियों की तलाश की गई तो वह भी 3 आरोपी जंगल में ही छुपे हुए थे, जो मिलने पर पूछताछ करने पर बताया गया कि गाड़ी उड़ीसा से प्रयागराज गांजा भरकर ले जा रहे थे। भिलाई में 2 दिन पहले चौहान टाउन के जी ब्लॉक में लिफ्ट में महिला के दोनों पैर फंस गए थे। घटना के बाद महिला के एक पैर की हड्डी बुरी तरह टूट गई, जबकि दूसरे पैर में भी गंभीर चोटें आई है। इस मामले में 60 वर्षीय पीड़ित महिला सावित्री देवी के बेटे सौरभ रंजन ने स्मृति नगर पुलिस चौकी में बिल्डकॉन मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश की है। गए घूमने के लिए, वहाँ से लौट के हम लोग आए करीब 10:15 बजे। इसके बाद हम लोग सब अपने कार को पार्क करके लिफ्ट में घुसे हैं। हम मेरी वाइफ, मेरा बच्चा घुसे ही थे और मम्मी घुस ही रही थी। इतने में लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगा। ना उसका ग्रिल लॉक हुआ है, ना कोई बटन दबा है, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ा और रुका तो जाके 5th पे ही, क्योंकि वो समझ में नहीं आया कि वो चला कैसे, क्योंकि अभी तक लिफ्ट कभी भी वैसे नहीं चलता था जब तक उसका पहला गेट और सेकंड गेट, जब तक दोनों गेट लगता नहीं है तब तक वो चलता नहीं है। चला ये हमें भी नहीं पता चला। लिफ्ट कम से कम 2 से 2.5 साल से ख़राब है, पर साल भर से कुछ ज़्यादा ख़राब थी। हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन किया इसके रिगार्डिंग कि लिफ्ट ठीक किया जाए। कभी 2 पे अटकी हुई है, कभी 4 पे अटकी हुई है। हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम होती है चढ़ने उतरने में नहीं तो पर चढ़ने में तो ज़रूर प्रॉब्लम होती है। अगर आप सब्जी लेके भी आओ या कोई सामान लेके आओ तो बहुत मुश्किल होता है। सभी बिंदुओं पे भी जांच चल रही है, दोबारा उसका बयान लिया जाएगा। उसके पुत्र को भी बुलाया जाए, क्योंकि लिफ्ट सही था नहीं था इसकी रिपोर्ट जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देती है। उसकी टीम वहाँ पे आई हुई विस्तृत रिपोर्ट देगी, विस्तृत रिपोर्ट के ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर के उदयपुर में आषाढ़ के प्रथम दिवस और बारिश का स्वागत प्रभु श्री राम के भजनों से किया गया। इस दौरान प्रस्तुत मनोरम प्रस्तुतियों को देखकर आम जनता मंत्रमुग्ध हो गई। पूरा सरगुजा राममय हो गया। इस दौरान मौसम ने भी करवट बदली और यहाँ झमाझम बारिश हो गई। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। इस कार्यक्रम में मौजूद मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव हम सब पर ऐसा ही बना रहे। उन्होंने रामगढ़ महोत्सव के लिए 5 लाख की स्वीकृति दी। साथ ही वहां पर प्रस्तुति दे रहे कलाकारों को अपनी तरफ से 11,000 का इनाम देने की घोषणा की। आषाढ़ प्रथम दिवस में रामगढ़ में 2 दिवसीय आयोजन होता है, जिसमें कालिदास जी के मेघदूत का यहाँ वाचन होता है, कवि सम्मेलन होता है, शोध पत्र का यहाँ पर वाचन होता है और लोक कला का भी प्रदर्शन होता है। आज दूसरा दिन है और अंतिम दिन है। बादल आप यहाँ पर बरसने लगता है और आषाढ़ का प्रथम दिवस शुरू हो जाता है। तो वो आज भी है। अभी आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम चल रहा है और बादल चारों तरफ से घिरा हुआ है
और कभी भी बारिश हो सकती है। एक बार तो बारिश हो चुकी है इधर। इस प्रकार से उसका प्रताप है, उसका महत्ता है कि कालिदास के मेघदूत का यहाँ पर वाचन होने से, मंचन होने से बारिश शुरू हो जाती है। छत्तीसगढ़ में हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव में पिछले कुछ सालों से हॉकी को लेकर वो दीवानगी नजर नहीं आ रही थी जो कभी इस शहर की पहचान थी। लेकिन अब इसे एक बार फिर इस नर्सरी को संवारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और जिला हॉकी संघ ने अभिनव पहल करते हुए समर कैंप का आयोजन किया है। समर कैंप शहर के 3 स्कूलों और हॉकी के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित हो रहा है, जहाँ तकरीबन 500 से अधिक बच्चे हॉकी की बारीकियों को सीख रहे हैं, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं। इन चारों जगह से अलग अलग टीम तैयार कर इनके बीच लीग मैच कराया जा रहा है। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले में हॉकी के क्षेत्र यहाँ के खिलाड़ी हॉकी में ओलंपिक सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना परचम लहरा चुके हैं। यहाँ खेल के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को हॉकी खेलते लगभग 1 साल हो गया है और मैं इससे पहले इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेलती थी, बट वो मेरे को यहाँ से जाने में दूर हो जाता था। लेकिन ये वाला ग्राउंड मुझे घर के पास और अच्छा लगता है यहाँ खेलना, तो मैं यहीं प्रैक्टिस कर रही हूँ और यहाँ मेरे कोच सुखदेव निर्मलकर सर हमको सिखाते हैं और पहले से हमारे प्रेरित करने वाले दीपक चौहान फूफा जी हम लोग को पहले से बहुत प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं और सभी बच्चे भी कंटिन्यू आ रहे हैं। सबसे पहले राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और हमारा ये एक पहल है कि बच्चों हॉकी खेल के आगे बढ़े। अभी कुछ दिनों तक हॉकी ख़त्म हो गया था, मतलब कहीं से भी कोई बच्चे नहीं निकल रहे थे। यहाँ पर हॉकी का कैंप लगाया गया है जिसमें हमारे यहाँ 100 बच्चे हैं और बच्चों को बहुत उत्साहित है हॉकी खेलकर। खेलो इंडिया खेलो के तहत यहाँ पर ग्रीष्मकालीन हॉकी प्रशिक्षण शिविर पहली बार मोतीपुर के सरजमी पर लगाया गया है, जिसमें हमारे चाइल्ड ग्रुप मतलब मोतीपुर के हमारे 110 बच्चे लगभग 2 वर्षों से यहाँ पर एक कैंप के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सुबह शाम प्रतिदिन लोगों को 5 से 5:30 बजे बुलाया जाता है, जिसमें बच्चे बहुत ही उत्सुकता के साथ भाग ले रहे हैं और अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये राजनांदगांव जिले के लिए बहुत ही सुंदर हॉकी का खेल बच्चे बहुत ही कम समय में यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए हमने यह प्रयास किया कि यहाँ पर बच्चे आए और खेले और हम लोग अपनी तरफ से जितनी सुविधा देना चाहते हैं वो सुविधा इन बच्चों को दे रहे हैं। सुबह शाम बराबर इन लोगों का प्रशिक्षण कराते हैं, कभी कभी इन लोगों को मनोरंजन कराने के लिए भी बाहर लेकर के हम लोग जाते हैं। महासमुंद में आयोजित 5 दिवसीय महासमुंद ट्रॉफी ऑल इंडिया फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट 2022 का बुधवार को समापन हुआ। इस टूर्नामेंट में बिहार का दबदबा रहा। पहले रैंक पर बिहार के कुमार गौरव रहे, दूसरे रैंक पर पश्चिम बंगाल के स्नेहा हल्दर और तीसरा रैंक बिहार के किशन कुमार ने हासिल किया। जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा वन प्रशिक्षणशाला में 11 जून से 15 जून तक इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 10 राज्यों के 245 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उधर यहाँ पे उपस्थित है, बच्चे यहाँ पे उपस्थित है, उनके अभिभावक जो पेरेंट्स है उसका मेरा विनम्र निवेदन है कि पढ़ाई के लिए कौन से स्कूल में है बारह राज्यों से खिलाड़ी आए थे, उनके साथ खेलने में मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ लोगों से मैं जीती, कुछ लोगों से हारी, कुछ लोगों से मैचेस ड्रॉ हुए और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि कहाँ कहाँ पे मेरी गलती हुई और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो ये सब जान के बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद छत्तीसगढ़ में टूर्नामेंट हो रहा है, स्पेशली महासमुंद में। ये अच्छा है छत्तीसगढ़ चेस के लिए। पहले यहाँ टूर्नामेंट बहुत कम होता था, मुझे आइडिया नहीं था ये टूर्नामेंट का। यहाँ के लोकल प्लेयर है, उन्होंने मुझे बताया तो मैं यहाँ पे आया। सब अरेंजमेंट अच्छा था, टूर्नामेंट अच्छा हुआ
और मैं चैंपियन बना। मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा ये टूर्नामेंट। ये जो महासमुंद ट्रॉफी फिडे रैंकिंग कंपटीशन महासमुंद जिला प्रशासन, स्टेट चेस फेडरेशन, जिला चेस फेडरेशन तथा जिला प्रशासन द्वारा जो आयोजित किया गया था, उसका आज समापन रहा। लगभग 10 राज्यों से और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। 240 से ऊपर प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इसमें 2 तरह के टूर्नामेंट एक साथ ही हुए थे। पहले क्लासिकल जो होता है उसके 9 मैचेस, और कल शाम को जो ब्लीच करके कहते हैं कि 3 मिनट्स के चेस की कंपटीशन रहती है, इस तरह के 7 मैचेस, इस तरह के 2 कंपटीशन किए गए और बहुत प्रतिभागियों ने अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया। बच्चों के भविष्य के रूप में काफ़ी कारगर होने वाला है और चेस का प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रमोशन कर रहे हैं, पूरे ज़िले में इसकी टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। और चेस खेलने से बच्चों को एकाग्रता और अपना धैर्य की ट्रेनिंग मिलती है, जो अपने जीवन में आगे चल के वो हर परिस्थिति में उसको अपना सकते हैं। नाटक केवल अभिनय सीखने या करने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। नाटक से व्यक्तित्व का विकास होता है। बात करने, खड़े होने और बैठने का तौर तरीका सीखते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में धमतरी स्थित फाउंडेशन के स्कूल में नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट शामिल हुए और नाटक की बारीकियां सीखी। तो हमारे स्कूल की टाटपट्टी के लिए संघर्ष करता है। वैसे तो साहित्य में अनेक विधाएं हैं जिसमें समाज का वास्तविक प्रतिबिंब देखा जा सकता है, लेकिन नाटक बिला शक सब विधाओं में सर्वोत्तम विधा है। नाटक का समाज से भावनात्मक जुड़ाव अधिक है। इसमें लिखा है कि क्योंकि नाटक के माध्यम से किसी भी कथ्य को अधिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। नाटक मानस पटल पर अमिट छाप छोड़, जिसके कारण वह समाज के प्रति व समाज में घटित होने वाली समस्याओं के प्रति, इसी के मद्देनजर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा धमतरी में संचालित इस विधा के माध्यम से स्कूली बच्चों को और ज्यादा जिम्मेदार बनाने और उनके व्यक्तित्व को निखारने की दिशा में प्रयास कर। हाल ही में यहाँ एक नाट्य कार्यशाला आयोजित की, जिसमें अनुभवी नाट्य कर्मियों ने बच्चों को नाटक की अलग अलग विधा का अभ्यास कराया। स्कूल प्रबंधन का भी मानना है कि नाटक के जरिए बच्चे बहुत कुछ आसानी से सीखते हैं। सबसे बड़ी बात जो नाटक में काम करते हैं वो उनमें एक आत्मनिर्भरता आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात जो आती है आपको जो फेस करना है, सबके सामने आप फेस कर सकते हो। और हम लोग डायलॉग भी याद करने की विधि बताते हैं, तो उससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नाटक करते हैं ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो 2-3 तरह काम करते होते हैं, क्योंकि नाटक इतनी एनर्जी दे देता है, आपको इतनी एनर्जी भर देता है, दिमाग को खोल देता है कि आपको लगता है जो भी पढ़ते हैं या जो भी काम करते हैं उसमें 4 साल लग जाते हैं। मैं नरेश सर से बार-बार ये डिमांड करते रहा कि हमको हमारी ऐसी कोई कार्यशाला होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बच्चों के बीच जाता था तो मुझे अपने आप में ये कमी महसूस होता था कि बच्चों को जब हम कविता वाली पाठ आती है, अभिनय वाला पाठ आता है, उस समय हम खुद एक करके नहीं दिखा पाते हैं। और हम अपने स्कूलों में ये भी, तो मैं हमेशा चाहता था कि बच्चों के अंदर वो चीज सिखाने के लिए मुझे पहले खुद सीखना पड़ेगा। इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। सीखने को मिला जैसे कि ब्लॉगिंग बनाना। मैंने जो नाटक किया सुनो कहानी, वो मैंने पहली बार किया, जो ऐसे का म्यूजिक चल रहा है और हम लोग ब्लॉगिंग बना रहे हैं। सूरज को प्यारा अम्मा के आंचल में डाला सारा अंबर से उतरी यानी कोयलिया करके उसने है राजू डाला। ये बिटिया को देख के 2 लाइन मुझे याद आई। उसके आने से मेरे आंगन में खिलते फूल मुस्कुराए बहार, देखकर उसको जी नहीं भरता
मैंने घर आए एक नन्ही परी। कार्यशाला के समापन के मौके पर छत्तीसगढ़ फिल्म एवं विजुअल आर्ट सोसाइटी के प्रमुख सुभाष मिश्रा और वरिष्ठ रंग निर्देशिका रचना मिश्रा भी हैं। सुभाष मिश्र ने नाटक के महत्व के संबंध में कहते हैं कि कलाकार की समस्त कृति के मूल में उसकी चेतना और उसकी अनुभूति ही प्रधान है। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों को अवश्य लाभ। जब मैं एक स्कूल की कल्पना करता हूँ तो अजीत प्रेम जी फाउंडेशन जो ये शंकर धाम स्कूल चला रहा है, मुझे लगता है कि कंप्लीट स्कूल इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पर आपका सर्वांगीण विकास हो। केवल ये ना हो कि हम पाठ्यक्रम पढ़ें, हमारा समाज के साथ किस तरह से रिश्ता होना चाहिए, हमारा अपने साथियों के साथ कैसा होना चाहिए रिश्ता। दूसरा, हम कला, साहित्य, संस्कृति, खान पान। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको एक जाने अनजाने आप सीख रहे हैं। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि कुछ दिनों पहले भी रायपुर स्थित जनमंच में भी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी ने मिलकर इसी तरह की एक नाट्यशाला फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। कई शिक्षाविद भी मानते हैं कि स्कूलों में इस तरह के प्रयोग बच्चों को सिखाने में सहायक तो होते ही हैं, बल्कि इससे उन्हें बेहतर इंसान बनाने में मदद मिल सकती है। आइए देखते हैं अब कार्यक्रम सुभाष की बात। नमस्कार दोस्तों, आज हम वो बात कर रहे हैं जिस पर पिछले 4-5 दिनों से पूरे देश की नज़र थी। देश का एक ऐसा ऑपरेशन जहां एक बच्चा जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है, जो दिव्यांग है, वो बच्चा अचानक से एक बोरवेल में गिर जाता है और उसके बाद जो कवायद शुरू होती 10 तारीख के बाद अभी तक और करीब 104 घंटे की मशक्क़त के बाद वो बच्चा और उसके फौलादी इरादे और उसके साथ साथ जो पूरे प्रशासन और ख़ास करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, इसके चलते जांजगीर जिले के पीरीत गांव में जो 105 घंटे की जो कवायद हुई और उसने काल को मात देकर एक 10 साल का राहुल साहू बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। इस मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन को जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से पूरे ऑपरेशन पे नज़र रखे हुए थे, उनके द्वारा लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए रखना और जरूरी निर्देश दिए जाने के चलते ही ये सकारात्मक नतीजा देश के सामने आया है। भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है और कहा है अपने ट्वीट में कि माना की चुनौती बड़ी थी, हमारी टीम कहाँ शांत खड़ी थी, रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वह जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, ऐसी हमारी कामना है। भूपेश बघेल लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए थे और वो लगातार निर्देश दे रहे थे। एक तरफ वो दिल्ली में राहुल गांधी की जो गिरफ्तारी उसको लेकर जूझ रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ एक राहुल के लिए वो जूझते नजर आए। भूपेश बघेल राजनीति में जिस तरह जमीनी पकड़ रखते हैं और जिस तरह की जीवटता का परिचय देते हैं, उनकी प्रेरणा से पूरे प्रशासन ने राहुल को मौत के मुंह से बाहर निकालने की एकजुट होकर कोशिश की। इसी कोशिश का नतीजा हमको देखने मिला। रेस्क्यू टीम में शामिल हर सदस्य बधाई का पात्र है। पूरे प्रदेश में उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। यहीं से मुख्यमंत्री की जो संवेदनशीलता वो आम लोगों को करीब से महसूस होती है। जो लोग बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री के लिए, तो ये नन्हे राहुल की चिंता और बीच बीच में राहुल से जुड़ी सकारात्मक सूचना देकर उन्होंने एक तरह से इस अभियान को पूरे प्रदेश को एक साथ बांध लिया था। लाखों लोग इंतजार करते रहे कि कब हमारा मुखिया राहुल को लेकर कोई नया अपडेट देगा। लोगों को जोड़ना ही किसी की कुशल नेतृत्व की खासियत होती है और ये खूबी
भूपेश बघेल में हमको बखूबी दिखाई देती है। तभी तो आज कांग्रेस आला कमान के सबसे चहेते और भरोसेमंद नेता के रूप में वो नजर आते हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों पर पूरा प्रशासन तंत्र जांजगीर में राहुल को बचाने के लिए मैराथन संघर्ष कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर खुद भूपेश बघेल अपने आला नेता राहुल गांधी को ईडी से पूछताछ मामले में दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। दरअसल भूपेश बघेल फिलहाल कांग्रेस के उन चंद नेताओं में से हैं जिनकी आम जनता के बीच मजबूत पकड़ है और एक रिश्ता भी है। पिछले कुछ समय में कांग्रेस नेतृत्व ने अपने तमाम बड़े काम और चुनौती के वक्त भूपेश बघेल को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। एक बार फिर लौटते हैं नन्हे राहुल की तरफ। इस बच्चे के संघर्ष को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। पूरे मामले ने इस बात को फिर से स्थापित किया है कि अगर किसी मामले में मुखिया अगर संवेदनशील हो और निगरानी हो तो पूरी टीम का जोश और उत्साह बना रहता है। यह एक कप्तान की सबसे बड़ी खूबी है, फिर वो चाहे खेल का मैदान हो या फिर जिंदगी के कठिन संघर्ष की चुनौती, वही पार कर सकता है जिसके इरादे फौलादी हों। कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां भूपेश बघेल के व्यक्तित्व पर सटीक बैठती हैं। मैं ना वह जो स्वप्न पर केवल सही करते हैं, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ, मैं उस पर नींव रखता हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हमने पिछले भेंट मुलाकात जो उनका बस्तर में था, उसमें मैंने खुद उनके साथ उत्तर बस्तर की यात्रा की और तब एक बात हमने देखी कि उनका जनता के साथ किस तरह की कनेक्टिविटी है। जिस आत्मीयता से वे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जो हौसला दिखाते हैं और सीधे प्रश्न करते हैं और विभागीय समीक्षा के दौरान अफसरों से ज़मीन से जुड़े जो सवाल करते हैं और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो मौके पर फटकार भी लगाते हैं। वहीं बेहतर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की पीठ थपथपाने में भी वो कोई संकोच नहीं करते। नक्सल प्रभावित इस इलाके में आम जनता के बीच सवाल जवाब करने का हौसला आज के दौर में कितने नेताओं के पास है, ये सब जानते हैं। तो दरअसल अगर हम इस पूरे मामले को देखते हैं, छत्तीसगढ़ की छोटी से छोटी घटना पर उनकी नज़र रहती है। जब वो गांव के दौरे में जाते हैं तो चूंकि वो खुद किसान हैं, तो वो किसानों के साथ इस आत्मीयता से मिलते हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं। उन्होंने राहुल साहू की दादी से बात की और उनको भरोसा दिलाया, फ़ोन करके भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे बेटे को, नाती को सुरक्षित निकालेंगे। वो लगातार उनके माता पिता से बात करते रहे, सारे अधिकारियों से बात करते रहे और एक तरफ वो दिल्ली में संघर्ष कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, पर वो अपनी गिरफ्तारी के बीच भी कहीं ना कहीं इस बात को भरोसा दिला रहे थे लोगों को और कलेक्टर, एसपी से और बाकी लोगों से सतत रूप से संपर्क बनाए हुए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।